नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच से घातक में। साथियों, आज हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। तो हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, उठना, बैठना इत्यादि। क्रियाएं धातुओं से बनती हैं। अब आप सोच रहे होंगे धातु क्या है, तो हम धातु की परिभाषा देख लेते हैं। वह मूल शब्द जिससे क्रिया का निर्माण हो उसे धातु कहते हैं। जैसे देखते हैं समझने के लिए, एक शब्द है पढ़ना, तो इसे जब हम अलग करते हैं तो ये पढ़ और ना हो जाता है, जिसमें पढ़ धातु है और जब इसमें ना जुड़ता है तो यह क्रिया का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, ना ही जोड़ करके हम क्रिया बनाते हैं। जिसमें ना जोड़ते हैं वो क्रिया का रूप लेता है। इसी प्रकार लिखना में लिख धातु, हंसना में हंस धातु, खेलना में खेल धातु है। तो अब आपको धातु और क्रिया में अंतर अवश्य समझ में आ गया होगा। अब हम धातु के भेद देख लेते हैं। धातु दो प्रकार की होती है साथियों। पहला है मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। तो सबसे पहले मूल धातु देखते हैं। मूल धातु किसी भी प्रत्यय से मुक्त होती है। यह और किसी पर आश्रित नहीं होती। जैसे लिख, बैठ, खेल। तो हमने बताया था ये अभी कुछ देर पहले। अब इसमें हम ना जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्रिया। जैसे पढ़ में ना जोड़ते हैं पढ़ना, लिख में ना जोड़ते हैं लिखना, बैठ में ना जोड़ते हैं बैठना आदि। तो ये सब क्रिया बन जाती है। लेकिन अगर ना हटा दें तो ये क्या हुआ? यही मूल धातु है। ये भी ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में मूल धातु का ही रूप चलता है। ये जो धातु का पहला भेद है मूल धातु, इसी से संस्कृत में रूप चलता है। संस्कृत में दोस्तों हमेशा तत्सम शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है, लेकिन पढ़ जो है वो हिंदी शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या है? पठ। पठ का मतलब पढ़ना होता है। तो इसका रूप जैसे पठति, पठतः, पठन्ति आदि हम लकार के अंतर्गत पढ़ते हैं संस्कृत में, जिसमें 5 लकारों में किसी भी धातु का रूप चलता है। तो जो हमें जानना है ये उसको देखते हैं। अब दूसरा प्रकार है इसका धातु का दूसरा भेद, यौगिक धातु। तो ये जानिए आप कि यौगिक धातुएं स्वतंत्र नहीं होती। यह किसी न किसी प्रत्यय से जुड़ी होती हैं, ये जुड़कर बनती हैं। जैसे पढ़ा, लिखा, पढ़ी, लिखी, पढ़िए, लिखिए, खेलिए, खेला, खेले, ये सब। अब अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो मूल धातु थी उसमें जैसे हमने पढ़ना क्रिया जब थी तो वहाँ पे पढ़ धातु थी मूल धातु। अब हम इससे उसी पढ़ से पढ़ा, पढ़ी, पढ़िए ये सब जब बनाते हैं तो क्या हो जाती है? वहाँ यही यौगिक धातु हो जाती है। तो यही दोनों में अंतर है, मूल धातु और यौगिक धातु में। अब हम क्रिया का विभाजन देखते हैं। क्रिया का विभाजन 2 वर्गों में किया जाता है। इसमें पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर देखते हैं। कर्म के आधार पर दोस्तों क्रिया के 2 भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। साथियों, वीडियो को पूरा देखें। मेरा दावा है कि इसके बाद आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया में भ्रमित बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया देखते हैं। सकर्मक का अर्थ है कर्म सहित, अर्थात जिस क्रिया में कर्म उसके साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। कुछ बिंदु हैं यहाँ पे, जिसमें से पहला है सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं हमने करके दिए हैं वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सकर्मक और अकर्मक की पहचान के लिए। तो ये पहला बिंदु है सकर्मक की पहचान का, कि सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है। अभी इसको हम समझाते हैं आगे विस्तार से। दूसरा बिंदु है सकर्मक क्रिया में अधिकांश कर्म
समाप्ति या खत्म होने की ओर अग्रसर होता है। मतलब प्रभाव तो पड़ता है कर्म पर, लेकिन वो समाप्त या खत्म भी होता रहता है कर्म। तो यहीं से हमको समझ में आता है कि ये सकर्मक क्रिया है। अब तीसरा बिंदु है इसका, सबसे महत्वपूर्ण है। हम कर्ता से दो प्रश्न करते हैं। सबसे पहले पहचान के लिए हम कर्ता से दो प्रश्न करते हैं, क्या और किसको। यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक होता है। अब हम उदाहरण से समझते हैं, आप पूरा समझ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। रवि कलम मांगता है। तो रवि मांगता है, क्या मांगता है? कलम। तो मांगने का प्रभाव किस पर है? कर्म पर है, अर्थात कलम पर है। अब हम इससे भी प्रश्न करते हैं। सबसे पहले आप पहचानने के लिए प्रश्न कीजिए, क्या और किसको। तो देखिए, हम प्रश्न करते हैं इससे, रवि क्या मांगता है? निकल के आया उत्तर कलम। रवि किसको मांगता है? कलम को। तो उत्तर एकदम सटीक निकल के आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर कर्म क्या है? कलम। तो ये सकर्मक क्रिया है। ऐसा तीसरा भी देखते हैं, तुम विद्यालय जाते हो। तो तुम विद्यालय जा रहे हो, यानी कि विद्यालय समाप्ति की ओर है, वो आप जा रहे हो जब वहाँ पर, तो विद्यालय क्या है? वो नज़दीक आता जा रहा है, प्रभाव पड़ रहा है विद्यालय पे। तो ये सकर्मक क्रिया है। और यहाँ प्रश्न भी कर लीजिए, फिर भी उत्तर नहीं निकल के आ जाएगा। और उसके बाद वाला देखते हैं हम, सरिता दवा लेने गई। यहाँ भी देखिए प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सरिता लेने तो गई, लेकिन क्या लेने गई? दवा। तो ये सकर्मक क्रिया है। तो हम ये जान लेते हैं अब इसको कि जिस पर प्रभाव पड़े, जो समाप्ति या खत्म होने की ओर अग्रसर हो, और क्या और किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर आए, वही सकर्मक क्रिया होती है। उसके बाद वह संतरा खाता है। इसमें भी देखिए, वो खा रहा है, संतरा खत्म हो रहा है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वह जब खा रहा है तो प्रभाव संतरे पर पड़ रहा है। ये सकर्मक क्रिया हो गई। इस तरीके से भी इसको देखते हैं कि वह क्या खाता है या वह क्या खा रहा है? वह संतरा खा रहा है। वह किसको खा रहा है? वह संतरे को खा रहा है। तो उत्तर निकल के आ गया। अब ये सकर्मक क्रिया है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा सकर्मक क्रिया। अब हम अकर्मक क्रिया देखते हैं। ये और आसान है दोस्तों। तो अकर्मक का तात्पर्य है बिना कर्म की, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का अभाव हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए कुछ बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें, अकर्मक क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। देखिएगा, उस सकर्मक क्रिया में जो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता था? वो कर्म पर पड़ता था। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। तो दोनों में अंतर अपने आप आ गया। अब दूसरा बिंदु है, इसमें भी देखिएगा सकर्मक की तरह हम क्या और किसको प्रश्न करते हैं, परंतु उत्तर यहाँ पर सटीक नहीं मिलता, अर्थात उत्तर गलत हो जाता है, पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है क्या और किसको जोड़ने पर अकर्मक क्रिया में। तीसरा बिंदु है स्वाभाविक क्रियाएं जिसका त्याग करना संभव ना हो। जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनका हम त्याग नहीं कर पाते, वो तो स्वाभाविक ही हैं, जैसे उड़ना, गिरना, चढ़ना, रोना, हंसना, सोना, जागना, वर्षा होना, ये सब स्वाभाविक है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो ये हमेशा अकर्मक होती है। वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो, ये हमेशा अकर्मक होती है। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे बच्चा हंसता है। इसमें देखिए प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर, क्योंकि वही हंसता है। तो प्रभाव हमने बताया था कि प्रभाव जब कर्ता पर पड़े, यहाँ पर कर्ता क्या है? बच्चा। तो ये क्या हो गई यहाँ पे? अकर्मक क्रिया। अब हम प्रश्न करके भी देख लेते हैं। तो प्रश्न करते हैं, क्या हंसता है और किसको हंसता है? तो देखिए दोनों प्रश्न गलत हैं। इसका सही प्रश्न क्या बन सकता है? कौन हंसता है? क्या आप किसी से कभी पूछते हैं क्या हंसता है, किसको हंसता है? नहीं पूछते, आप पूछते हैं कौन हंसता है। तो जब हम क्या और किसको यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर
नहीं मिलेगा, गलत आएगा। तो देखिएगा ये अकर्मक क्रिया है। अब हम जैसे पूछ रहे हैं क्या हंसता है, बच्चा हंसता है, किसको हंसता है, इसका उत्तर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये अकर्मक क्रिया है। और भी देखिए, ये हंसना क्या है? स्वाभाविक क्रिया है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। मतलब आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसका त्याग नहीं कर सकते। जिसका त्याग ना कर पाओ वो स्वाभाविक क्रिया होती है। तो इस तरह से भी ये अकर्मक क्रिया है। और उदाहरण देखते हैं हम। चिड़िया आसमान में उड़ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ उड़ने का प्रभाव किस पर है? चिड़िया पर है। तो कर्ता पर पड़ा। जब कर्ता पर प्रभाव पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होती है वहाँ पर। अब हम इससे प्रश्न भी कर लेते हैं। प्रश्न करते हैं, क्या आसमान में उड़ रही है? तो उत्तर है चिड़िया। अब प्रश्न करिए, किसको आसमान में उड़ रही है? उत्तर क्या आएगा? ये प्रश्न ही गलत है। किसको आसमान में उड़ रही है? जब प्रश्न गलत है तो उसका उत्तर आप कैसे दे सकते हैं? इस तरह से भी अकर्मक क्रिया की पहचान हो गई। और देखिए, ये जो उड़ना है ये स्वाभाविक क्रिया है। उस चिड़िया की स्वाभाविक क्रिया क्या है? उड़ना। चिड़िया कभी भी उड़ने का त्याग नहीं कर सकती। तो इस तरह से भी ये अकर्मक क्रिया हो गई। तो देखिएगा, और उदाहरण देखते हैं हम। रोहित तेजी से दौड़ रहा है। ये दौड़ना भी स्वाभाविक क्रिया है। देखिएगा, हम प्रश्न करते हैं सबसे पहले इससे, क्या तेजी से दौड़ रहा है? उत्तर तो निकल के आ गया रोहित। देखिए प्रभाव किस पर पड़ा? कर्ता पर, यानी रोहित पर। उत्तर तो आ गया रोहित। लेकिन जब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, किसको तेजी से दौड़ रहा है, ये वाक्य सही बन रहा है? किसको तेजी से दौड़ रहा है? जब वाक्य ही सही नहीं है तो आप इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। बरसात हो रही है तो वर्षा का होना भी हमने बताया है स्वाभाविक क्रिया है। इसमें भी बदलाव नहीं हो सकता या त्याग इसका नहीं किया जा सकता वर्षा होने का। तो ये भी अकर्मक क्रिया है। आसमान से बूंदें गिरती हैं। तो देखिए, आसमान से क्या गिरती हैं ये आप बता सकते हैं? बूंदें। और किसको गिरती हैं? तो ये क्या सही है? आपका वाक्य सही है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया अच्छे तरीके से। अब हम ये थे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम अगली क्लास में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।